हेलो एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ चैनल रे स्टडीज पर। आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर नीट ऑफ कोर्स क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2 से यहाँ पे मेरा मतलब है कि आपके पास 12th एनसीईआरटी में जो यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी उसके अंदर दो चैप्टर हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सेकंड चैप्टर विच इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपको पढ़ना है जो बायोटेक्नोलॉजी होती है। बायोटेक्नोलॉजी यू नो व्हाट मीन्स ना। अगर आपको बाई चांस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और आपको कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब पता है, आप इजीली इस वीडियो को देखकर पूरा चैप्टर समझने के केपेबल हैं। अदरवाइज बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि बायोलॉजी में कोई टेक्नोलॉजी का मतलब इम्प्रोवाइजेशन कर देना। व्हेन यू इंट्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजी इनटू बायोलॉजी और इनटू न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नाउ बायोटेक्नोलॉजी में हम मेनली क्या करते हैं, मैं एक मेन प्रोडक्ट पे जाती हूँ जिसके अराउंड पूरी बायोटेक्नोलॉजी घूमती है। दैट इज दैट इज कॉल्ड rDNA टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी? rDNA टेक्नोलॉजी का मतलब है कि लेट सपोज कोई यहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, एनी ऑर्गेनिज्म। दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्लांट, कैन बी अ फंजाई, कैन बी एनिमल और कैन बी अ बैक्टीरिया। आपको इस ऑर्गेनिज्म के किसी जीन में इंटरेस्ट है लेट सपोज, और मे बी उस जीन से बनने वाले प्रोटीन या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। तो आप बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हो, आप इस जीन को निकाल लेते हो, आप इसको एक वेक्टर के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, इसे ही आप क्या बोलते हो, rDNA। और इस वेक्टर को फिर अल्टीमेटली आप किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हो। और ये ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पहले ही आपका ये वाला जीन एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके इस जीन को निकाला, किसी वेक्टर के अंदर जोड़ा और किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दिया। अब यहाँ पर डालने के अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। पहला पर्पस तो ये हो सकता है कि इस ऑर्गेनिज्म की कोई प्रॉपर्टी है जो इस जीन की वजह से इसके अंदर प्रेजेंट है और आप सेम प्रॉपर्टी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में चाहते हो, तो आपने इसका जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। एक चीज हो सकती है कि आपको इस जीन का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे ह्यूमन इंसुलिन के बारे में आपने पढ़ा है। ह्यूमन इंसुलिन में हमने क्या करा, इंसुलिन का जीन लिया, उसको किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ग्रो कराया, इंसुलिन को बना लिया, निकाल लिया और फिर इंसुलिन ह्यूमंस के अंदर डाल दिया टू ट्रीट डायबिटीज। तो हो सकता है आपका जो एम हो, जो आप बायोटेक्नोलॉजी से चाहते हो सकता है वो कोई प्रोटीन हो, कोई प्रोडक्ट हो, और इट कैन बी द जीन इटसेल्फ, इट कैन बी एनी प्रॉपर्टी जो भी आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब ये जिस भी ऑर्गेनिज्म में आप rDNA को डालते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हो, ये ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप बेसिकली आप क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। यू मॉडिफाई द जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बाहर से कोई जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए या फिर rDNA डाल दिया जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इसी होस्ट ऑर्गेनिज्म का क्योंकि जीन इंसर्शन की वजह से जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, या मैं बोल सकते हैं स्लाइटली मॉडिफाई हो जाता है, नाउ इट इज मेकिंग सम न्यू प्रोडक्ट जो उसकी बॉडी में पहले नहीं बनता था, ऐसे ही ऑर्गेनिज्म को अब हम बोलते हैं जीएमओ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएमओ? एनसीईआरटी में बार बार एस जीएमओ ये रिपीट किया जाएगा। जीएमओ की फुल फॉर्म है यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड organism. So this is the genetically modified organism. तो हम बायोटेक्नोलॉजी में करते क्या है, to make some new products or to introduce some new properties in some other organism। आप rDNA बनाते हो with your desired gene, फिर उस rDNA को एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हो, और इस होस्ट ऑर्गेनिज्म का rDNA डलने की वजह से जेनेटिक मेकअप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलने लगते हैं, GMO। दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई हो चुका है।
नाउ द सेकंड थिंग इज, क्योंकि इसका जेनेटिक मेकअप, ओके ओके, सबसे पहली चीज, हमेशा, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत देर से, जिन्होंने भी चैप्टर 1 पढ़ा उन्हें ये बात पता है, या जो पढ़ेंगे उन्हें पता लग जाएगा। बार बार बैक्टीरियाज की बात करते हो, आप बार बार बोलते हो कि यू ट्रांसफॉर्म्ड अ बैक्टीरिया, यू यूज्ड अ बैक्टीरिया एज अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो कभी कभी हमारे दिमाग में एक 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 जनरलाइजेशन बन जाता है कि हमेशा जीएमओ एक बैक्टीरिया ही होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है जिसका आप जेनेटिक मेकअप मॉडिफाई करते हो, ये कोई प्लांट भी हो सकता है, ये कोई एनिमल भी हो सकता है, ये कोई फंजाई भी हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स, और ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है। अगर प्लांट है तो मैं बोल दूंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, अगर एनिमल है तो मैं बोल दूंगी जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल, और उसी को आप ट्रांसजेनिक एनिमल भी बोलते हो, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाई एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, एंड एज अ सम आई कैन से जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्यों पढ़ना है और उनके बारे में क्यों जानना है? आपका चैप्टर है अबाउट एप्लीकेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब ये है कि कोई प्रोसेस, कोई टेक्निक, और आप उसको अब अप्लाई कहाँ करोगे, उसका फायदा क्या है, उसका काम क्या है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोसेसेस आपने समझे, आपको जानना है कि अब उसके बेनिफिट्स क्या है, किन किन सेक्टर में आप उसको यूज करते हो। तो जो पहला सेक्टर जिसमें आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज करने वाले हो, दैट इज दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो इज समवॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एग्रीकल्चर वो चीज है जिसपे सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमारी पूरी कंट्री की जो बेसिक मेन इकोनॉमी है, इट इज मेजरली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी पे हमारी हमारी सारी इकोनॉमी चलती है। हालांकि ये नहीं बोलूंगी 100%, बट मैक्सिमम ऑफ दैट। अब एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं, प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ। अब प्लांट्स कौन से प्लांट्स? एवरी क्रॉप प्लांट जो हमारे लिए एज अ फूड रिसोर्स काम आते हैं। अब एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज क्यों करना है? आपकी एनसीईआरटी सबसे पहले जिक्र करती है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। आई गेस उन्होंने सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में ही बोला है। ग्रीन रेवोल्यूशन में एनसीईआरटी बोलती है ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s में हुआ था, और ग्रीन रेवोल्यूशन में ये हुआ था कि क्योंकि हमने बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी केमिकल और बहुत सारी टेक्निकल चीजों में चेंज लाया, उसकी वजह से जो पहले हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर पा रहे थे, वो क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ गया, एनहांस हो गया, और उसे ही हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। बट ग्रीन रेवोल्यूशन उस वक्त के लिए उन चीजों के हिसाब से वो मोर देन इनफ। बट अगर आप आज का सिनारियो देखो, पॉपुलेशन क्योंकि बार बार कॉन्टिन्यूअसली, मतलब इट इज इन एक्सपोनेंशियल फेज, तो पॉपुलेशन क्योंकि बढ़ रही है तो फूड डिमांड बढ़ रही है, और फूड डिमांड को पूरा करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू इज, वी नीड टू इम्प्रूव आवर एग्रीकल्चर, वी नीड टू एनहेंस आवर एग्रीकल्चर मोर। और एनहेंस करने के लिए, और एक चीज छोटी सी और है, दैट इज पोल्यूशन। एग्रीकल्चर में ज्यादा केमिकल के यूज की वजह से पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन ऑफ एवरी टाइप, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। तो उन चीजों को भी रिड्यूस करा जा सके, क्योंकि पोल्यूशन समवेयर अगेन ह्यूमंस के लिए अच्छी चीज नहीं है। सो एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी ने कैसे योगदान दिया है, उससे पहले आपको ये देखना है कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का यूज करना क्यों है। आप एग्रीकल्चर में कौन कौन से वो टारगेट है, ये कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए, एग्रीकल्चर में सबसे पहली चीज तो हम ये इंप्रूव करना चाहते हैं, दैट हाई ईल्ड हो। हाई ईल्ड यानी कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़े, जितना प्रोडक्शन अगर आप करते आ रहे हो, एंड आफ्टर अप्लाइंग बायोटेक्नोलॉजी अगर उतना ही प्रोडक्शन होता है, तो एज सच उतना बेनिफिट होगा नहीं। तो पहले से ज्यादा ईल्ड बढ़े। सेकंड, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। दैट मीन्स आपके जो क्रॉप्स हैं जो टोटली डिपेंडेंट हो चुकी हैं कि आपको मार्केट से एक पेस्टिसाइड लाना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर छिड़कना पड़ेगा, सो दैट उसके ऊपर पेस्ट की ग्रोथ ना हो और आपकी फसलें खराब ना हो। तो हम क्रॉप को ही इस तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें कि उसकी जो डिपेंडेंसी है ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, वो रिड्यूस हो जाए या कंप्लीटली खत्म हो जाए। अगला,
post harvest loss. Now, next, enhanced nutritional वैल्यूज। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू से मतलब है कि जो फूड आप खाते हो, फूड के अंदर अलग अलग तरीके के फाइबर्स और न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स। तो आपका जो फूड प्रोडक्शन हो, जो भी आप ग्रेन या जो भी चीज आप ग्रो कर रहे हो, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हो बहुत ज्यादा हाई हो, या फिर कोई एक और एडिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर ऐड हो जाए। और आपके जो क्रॉप्स हो टॉलरेंट टू एबायोटिक फैक्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो क्रॉप्स हैं वो एबायोटिक फैक्टर से टॉलरेंट हो। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एबायोटिक फैक्टर? एबायोटिक फैक्टर मींस एयर, वाटर, या बहुत बेसिक एग्जांपल है ड्रॉट या फ्लड। जैसे सूखा पड़ गया, सूखा मतलब एग्जैक्टली नॉट एक्सट्रीम सूखा, बट हाँ ड्रॉट कंडीशन जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, या मे बी समटाइम्स सेलाइन कंडीशन जहां पे सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है। एस इन एक्सट्रीम कंडीशंस में ज्यादा ग्रोथ हो पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारी क्रॉप्स अगर स्ट्रांग होंगी, वो सूखे में, ज्यादा पानी में, ज्यादा नमक में, कम नमक में, इन सारी चीजों में खुद को टॉलरेट, इन सारी चीजों को बर्दाश्त करना जानेंगी, तो अगेन उनकी यील्ड एनहांस हो सकती है। तो दीज आर द टारगेट्स जो आप अचीव करने की कोशिश करते हो इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अब ये तो वो टारगेट्स हैं जो आपको अचीव करने हैं एग्रीकल्चरल फील्ड में। आप स्पेसिफिकली प्लांट से, क्रॉप से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्यों बनाना चाहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट्स, यानी कि वो सारे प्रोडक्ट्स या वो सारी क्रॉप्स जो आपने बायोटेक्नोलॉजी यूज करके एग्रीकल्चर में इंट्रोड्यूस करी हैं, अब हम उनका कैसे बेनिफिट ले रहे हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी देती है, दैट इज गोल्डन राइस। नाउ राइस आपको पता है, चावल गोल्डन। सबसे पहली चीज तो इनका नाम गोल्डन क्यों है? क्योंकि अभी आपको पता लगेगा आगे पढ़कर कि दे आर स्लाइटली येलोइश इन कलर। क्योंकि इनका कलर स्लाइटली येलोइश होता है, दैट इज व्हाई वी कॉल देम गोल्डन राइस। अभी किसका एग्जाम्पल है? ये फसल एग्जाम्पल है एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू दैट मीन्स, अब जैसे चावल की बात करते हैं, क्योंकि आपको गोल्डन राइस ही पढ़ना है। चावल में नॉर्मली हाई हाई कंपोनेंट क्या होता है जो आपको मिल रहा है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। आप कोई भी चावल कंज्यूम करते हैं, आपको मैक्सिमम जो उसके अंदर मिलता है दैट इज व्हाट यू ईट इज कार्बोहाइड्रेट। अब गोल्डन राइस में बेनिफिट क्या है कि जब आप गोल्डन राइस खाते हो तो जो आपको बाकी चावलों से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है वो तो है ही, साथ में आपको एक और न्यूट्रिशनल वैल्यू उसके अंदर एडेड मिलेगी, दैट इज विटामिन ए विच इज गुड फॉर आईज। अब मान लीजिए कोई एरिया है वहां पर लोगों की आंखों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादातर सबकी आईज बहुत ज्यादा वीक हो रही है, आई साइड पे इफेक्ट हो रहा है, तो आपने वहां पे गोल्डन राइस इंट्रोड्यूस कर दिया। अब वहां के लोग जब चावल खाएंगे, क्योंकि उन्हें स्लाइटली विटामिन ए की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ रही है, बिकॉज विटामिन ए इज वेरी 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 गुड फॉर योर आई साइट, और अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो आपकी आई साइट ही अफेक्ट होगी। तो वहां पर गोल्डन राइस इज वेरी यूजफुल। नाउ गोल्डन राइस में हमने करा क्या, जेनेटिकली कैसे मॉडिफाई करा? एक पिगमेंट होता है कॉल्ड बीटा कैरोटीन, दिस इज द नेम ऑफ द पिगमेंट, और ये होता है आपका कलर में येलो। और बीटा कैरोटीन करता क्या, बीटा कैरोटीन क्यों ले रहे हैं हम? बिकॉज बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। बीटा कैरोटीन वो है जो विटामिन ए की प्रोडक्शन कराता है। विटामिन यानी कि बीटा कैरोटीन जहां पर भी होगा वहां पर विटामिन ए भी होगा, विटामिन ए की प्रोडक्शन कराएगा। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी से क्या किया, हमने वो जीन ले लिया जो बीटा कैरोटीन बनाता था, और उस जीन को राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस बीटा कैरोटीन विच इज येलो इन कलर, हमारे चावल भी कैसे हो गए?
येलोइश, और इसीलिए हमने इसका एक स्पेशल नाम रखा, दैट इज कॉल्ड गोल्डन राइस, येलोइश इन कलर। और क्योंकि इनके अंदर बीटा कैरोटीन का जीन है, और बीटा कैरोटीन बैठा बैठा क्या बनाता रहता है, विटामिन ए। एंड व्हेन यू हैव द गोल्डन राइस, आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ हाई अमाउंट ऑफ विटामिन ए भी आपकी बॉडी में रिसीव होगा। पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बातें जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि बीटा कैरोटीन मिलता कहाँ से है, मतलब आप ये जो बीटा कैरोटीन का जीन लाए हो, ऑफ कोर्स ये मार्केट से खरीद कर नहीं लाए हो, ये भी आपने किसी ऑर्गेनिज्म से लिया होगा। तो जिस प्लांट से आप बीटा कैरोटीन लेते हो उसे हम बोलते हैं डैफोडिल प्लांट। यानी कि क्योंकि ये कलरफुल पिगमेंट है, फूलों में मिलता है, तो आप डैफोडिल प्लांट से बीटा कैरोटीन का जीन डिराइव करते हो और इस जीन को फिर गोल्डन राइस के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हो। अब एक एडिशनल चीज जो इस चैप्टर में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, बट आपके नीट के कोर्स में पूछा जाता है, दैट विटामिन ए एक न्यूट्रिशन है, मतलब एक नरिशमेंट का सोर्स है, एक कंपोनेंट है फूड का। अब विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, तो द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, मैं स्ट्रक्चरल केमिकल नेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कॉमन टाइप नेम की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, नीट में प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो प्लीज याद रखिएगा, जो विटामिन ए आप इसके अंदर बढ़ा रहे हो, उस विटामिन ए का नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमने एग्रीकल्चर फील्ड में इंट्रोड्यूस करा बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। अब सेकंड प्रोडक्ट, हालांकि ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, ये यही एग्जिस्ट करता है, आपकी एनसीईआरटी क्योंकि इनके बारे में बता रही है, तो आपको अभी सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना है। बाकी फ्यूचर में जब आप चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे और बड़ी क्लासेस में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, तो आई होप इसके बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ें। नाउ सेकंड प्रोडक्ट जो एनसीईआरटी आपको बता रही है, दैट इज बीटी क्रॉप्स। बीटी क्रॉप्स कुछ स्पेशल क्रॉप्स हैं जिनको हमने बनाया है अगेन यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले इसकी छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। नाउ नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बीटी। यहां पर बीटी स्टैंड करता है फॉर, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है बाय द वे, बैसिलस। BT stands here for Bacillus thuringiensis. Now, why Bacillus thuringiensis और BT क्रॉप क्या है? जैसे आपका जो गोल्डन राइस है, इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रॉप, ऐसे ही आपका जो बीटी क्रॉप्स है, ये एग्जाम्पल है पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप का। यानी कि अगर मैं इसमें से चूज करूं तो दिस प्रॉपर्टी, दैट मीन्स जो बीटी क्रॉप्स होती हैं दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट। अगर आपने एक बीटी क्रॉप अपने खेत में लगा ली और आप उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो आपको मार्केट से कोई केमिकल पेस्टिसाइड लाने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है, वो क्रॉप खुद को खुद ही पेस्ट से बचा लेगी। नाउ लेट्स सी हाउ। बीटी क्रॉप में हम सबसे पहले तो हमने बायोटेक्नोलॉजी करी क्या, व्हाट वाज द सोर्स। तो सोर्स क्या है इसका, देयर इज अ बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का नाम क्या है, बीटी। बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। एक नॉर्मल बैक्टीरिया दुनिया में एग्जिस्ट करता है, जैसे ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया है, सेम एक बैक्टीरिया है यहाँ पर आपके पास बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस। हमने इस बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर कुछ अलग देखा। लेट सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ द बैक्टीरिया, ये रहा हमारा क्यूट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बॉडी में वी सॉ कि जैसे हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक जेनेटिक मटेरियल होता है, इस बैक्टीरिया के पास भी अपना एक जेनेटिक मटेरियल है। फिर उस जेनेटिक मटेरियल में अगेन वी नोटिस समथिंग कि यहाँ पर एक जीन है,
बिकॉज देर आर सर्टेन जीन्स जो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस बैक्टीरिया के पास एक जीन है जिस जीन का नाम है क्राइजीन, बिकॉज ये रुला देता है बहुत सारे इंसेक्ट्स को, आगे आप देखेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्राइजीन इसलिए नाम नहीं है, क्राइजीन का रीजन कुछ और है, मैं ऐसे ही आपको बता रही थी बस। ओके, तो यहाँ पे डीएनए में एक जीन है क्राइजीन, और जीन है ऑफ कोर्स, तो जीन कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रहा होगा। तो यहाँ पर क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन, कमाल की बात है, ये प्रोटीन एक टॉक्सिन है, जहर है। बट एक अजीब बात यह है कि ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव टॉक्सिन मतलब एक बैक्टीरिया एग्जिस्ट करता है विच इज बैक्सिलस थ्यूरिंजेंसिस, उसकी बॉडी में एक जीन है, द नेम ऑफ द जीन इज क्राइजीन। वो क्राइजीन एक प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन क्या है, जहर है। बट कैसा जहर है, इनएक्टिव। दैट मीन्स वो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया की बॉडी अपने आप ही जहर बनाएगी, वो जहर उसकी बॉडी में काम करेगा और बैक्टीरिया मर जाएगा। बैक्टीरिया इससे नहीं मरता, और बैक्टीरिया इससे ना मरने का रीजन ये है क्योंकि जब ये बैक्टीरिया की बॉडी में प्रेजेंट होता है तो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ये स्टेटमेंट एक बार नीट में पूछी गई थी, वहां पर उन्होंने बोला था कि बैक्टीरिया इसलिए नहीं मरता क्योंकि वो टॉलरेंट होता है। नो, वो टॉलरेंट नहीं होता। अगर नॉर्मली इसके ऊपर वो टॉक्सिन एक्टिव करके डाल दिया जाए तो ये बैक्टीरिया की खुद की भी मौत हो जाएगी। बट यहाँ पर बैक्टीरिया नॉर्मली इसलिए नहीं मरता या नहीं मर रहा है बिकॉज जब जब बैक्टीरिया नेचुरली उसके अंदर प्रेजेंट है, इट इज इन इनएक्टिव फॉर्म, और जहर को काम करने के लिए एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। ये वही वाली बात हो गई कि इंसान जो कुछ भी नॉर्मल काम करना चाहता है, काम करने के लिए मतलब जगा हुआ जिंदा तो होना चाहिए। एक डेड बॉडी है तो इंसान की बॉडी, बट कोई काम नहीं कर पाएगी, सेम है। तो ये बैक्टीरिया ये टॉक्सिन बना रहा था। फिर हमने इसके बारे में एक और चीज नोट करी कि जैसे मान लो ये बैक्टीरिया हवा में बैठा हुआ था, और यहाँ पर आया एक इंसेक्ट। ऐसे इंसेक्ट को कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, कोई इंसेक्ट आया और इंसेक्ट ने आकर इसको खा लिया। हालांकि इंसेक्ट साइज में छोटा दिख रहा है, पर बैक्टीरिया को मैंने बड़ा करके बनाया, बट बैक्टीरिया बहुत माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खा लिया। बैक्टीरिया की बॉडी में इंसेक्ट के जाते ही क्या होगा, लेट सपोज ये मेरा पूरा इंसेक्ट है, इंसेक्ट को थोड़ा ऐसे कीड़े की फॉर्म में बना देते हैं। ओके, अब इंसेक्ट के अंदर एक गट होती है जिसे आप एलिमेंट्री कैनाल बोलते हो। मतलब इंसेक्ट कुछ भी खाना खाएगा तो इस गट से होकर उसको गुजरना पड़ेगा। अब क्या किया है, इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खा लिया। अब ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में यहाँ पहुंचा, मैं ग्रीन से बना देती हूँ। बैक्टीरिया इसकी बॉडी में यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, ऐसा कुछ होगा। अब इसकी बॉडी की जो गट है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। आगे वाली गट को आप बोलते हो फोरगट, ठीक है। ये मैं इंसेक्ट की बात कर रही हूँ जो इस बैक्टीरिया को खाने वाला है, नेचुरली खा लेता है। इसके बीच वाली गट को हम बोलते हैं मिड गट, और पीछे वाली गट को हम बोल देते हैं हिंड गट। तो होता क्या है, जैसे ही ये पूरे बैक्टीरिया को इंसेक्ट खाता है तो इंसेक्ट की डेड डेड तो नहीं कहूंगी, अभी बॉडी जब उसकी गट में जाती है, फोरगट में मस्त जा रहा है, इंसेक्ट सोच रहा है कि आज तो मजा आ गया, मेरा पेट भरने वाला है। पर जैसे ही ये बैक्टीरिया इसके मिडगट में पहुंचता है तो वहां पर शुरू होती हैं चीजें। आप ऐसे बोल सकते हो बैक्टीरिया काफी रिवेंजफुल है। दैट मीन्स ओके, दैट मीन ये अपनी चीजों का बदला खुद ही लेगा मरने के बाद, मतलब खुद तो डूबेगा, किसी को साथ लेकर डूबेगा। यहाँ पे होगा क्या, इसके मिड कट का जो पीएच होता है वो पीएच होता है एल्कलाइन पीएच। और एल्कलाइन पीएच देखते ही इस इनएक्टिव टॉक्सिन क्या जाता है मजे, जैसे ही ये इसके अंदर जाता है तो आपका वो प्रोटीन जो कि उसकी बॉडी के अंदर कैसा था, इनएक्टिव था, एल्कलाइन पीएच पर आते ही इट गेट्स एक्टिवेटेड। जैसे ही ये अल्कलाइन पीएच में आता है ये प्रोटीन कैसा हो जाता है, एक्टिवेटेड। और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है ये इसकी ये जो मिडकट की एपिथेलियल सेल्स हैं, 1 सेकेंड,
ओके, ये जैसे ही यहाँ पर आकर एक्टिवेट होता है, ये इसकी, मैं व्हाइट कलर से सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, मिड गट की एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, और उसको क्या कर देता है, परफोरेट, उसके अंदर छेद कर देता है, और इसकी वजह से जो इंसेक्ट है वो हो जाता है डेड। दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। यानी कि नॉर्मली देयर वाज अ बैक्टीरिया named Bacillus thuringiensis. It has a gene, cry gene, which makes a protein, which codes for a protein, which is a prototoxin, which exists as a inactive toxin in itself. उसकी बॉडी में वो एज ए इनएक्टिव टॉक्सिन रहता है। अगर कोई भी इंसेक्ट इसको खाएगा तो इंसेक्ट की बॉडी में जैसे ही वो मिडगट पर पहुंचेगा तो उस बैक्टीरिया की बॉडी से रिलीज हो जाता है वो इनएक्टिव टॉक्सिन। और इनएक्टिव टॉक्सिन को क्योंकि मिडगट में मिलता है एल्कलाइन पीएच, और एल्कलाइन पीएच पर इट गेट्स एक्टिवेटेड, और एक्टिवेट होते ही मिडगट की एपिथेलियल सेल के साथ वो बाइंड होता है और उसके अंदर बहुत सारे छेद कर देता है, परफोरेशन कर देता है, और उसकी वजह से इंसेक्ट की मौत हो जाती है। तो हमने देखा, हमने सोचा यार बड़ी अच्छी चीज है। हम क्या करते थे, हम इस बैसिलस thuringiensis की ग्रोथ कराते थे लैब के अंदर, बहुत सारे बैसिलस thuringiensis उगा लिए। मान लीजिए बेचारा एक किसान है जो बहुत सारी रुई की फसल लगा रहा है, कॉटन उगा रहा है। कॉटन में वो देख रहा है रोज, मतलब रोज नहीं, मतलब कीड़े आते हैं और कॉटन की फसल को खराब करके चले जाते हैं। कॉटन को बहुत ज्यादा पेस्ट खराब करते हैं बाय द वे। तो कॉटन की पूरी पूरी फसल सड़ जाती है, सब खराब हो जाता है। तो वो क्या करता है, वो मार्केट जाता है, मार्केट से एक पाउच, एक सैशे खरीदता है जिसके अंदर बड़े सारे बैसिलस thuringiensis है। वो उसे पानी में घोलता है और सारे प्लांट्स के ऊपर पानी के साथ, इरिगेशन के साथ छिड़क देता है। पूरे प्लांट के ऊपर छोटे 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 ये बैसिलस thuringiensis बैठे हुए हैं। कोई भी इंसेक्ट बाहर से आएगा और कॉटन के प्लांट को खाने की कोशिश करेगा, खाते ही उसकी मौत हो जाएगी और उनकी ग्रोथ वहां पर रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी। ये तो था बेसिक फिनोमिना जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी ने सोचा कि ये रोज रोज का लाना छिड़कना बड़ा कम्बरसम प्रोसेस है, तो इसका हमने वे आउट ये निकाला कि क्यों ना हम उस क्राइजीन को निकाल लें। मतलब क्योंकि क्राइजीन तो कहीं भी होगा, उस क्राइजीन ने बनाना तो वही है, प्रोटोटॉक्सिन ही बनाना है। तो आपने क्या किया यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आपने बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करा, ये क्राइजीन को निकाल लिया। क्राइजीन को निकालकर प्लांट सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑफ कोर्स प्लांट सेल में जब आपने यूज किया होगा, यहाँ में आपने कोई वेक्टर यूज किया होगा, यूजिंग वेक्टर यानी कि वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और उसको प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन इन द प्लांट सेल के पास भी ये क्राइजीन है जो क्या बनाना जानता है, दिस इनएक्टिव टॉक्सिन। अब उस प्लांट के ऊपर, अब इसी प्लांट को मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया बीटी क्रॉप, because this crop contains the gene from the BT, from the Bacillus thuringiensis। अब ये प्लांट अपना प्रोटोटॉक्सिन खुद बनाता है। अभी भी सेम मैनर है, बस आपकी बार एक चीज का फर्क आया है कि अब आपको मार्केट से बैक्टीरिया को डालने की जरूरत नहीं है, प्लांट अपना प्रोटोटॉक्सिन खुद ही बनाता है। अब नॉर्मली कोई भी इंसेक्ट आएगा, इंसेक्ट इसको बाइट करेगा और उसकी बॉडी में ये क्राइजीन से बनने वाला प्रोटोटॉक्सिन चला जाएगा, मिडगट में जाकर परफोरेशन होगा और अल्टीमेटली इंसेक्ट्स की ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड कि इंसेक्ट्स वहां पर ग्रो ना हो, पेस्ट वहां पर ग्रो ना हो। अब यहाँ पर बात आती है कि क्या ये सबको नुकसान पहुंचाएगा। मान लीजिए कोई बीटी क्रॉप है, आपने खाली, मतलब टोमेटो, बीटी टोमेटो मार्केट में अवेलेबल, हालांकि अभी नहीं है, बैन है समवेयर, बट लेट इट बी। और मान लीजिए कि बीटी टोमेटो, और आपने बीटी टोमेटो को लाकर खा लिया, और हमारी बॉडी में भी अल्कलाइन पीएच होता है, तो हम उस टोमेटो को खा के मर जाने चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, ये इंसेक्ट्स को मारता है पर कुछ गिने चुने इंसेक्ट्स को मारता है, सब पे असर नहीं करेगा। लेट सपोज कोई मंकी आकर उस क्रॉप को खा ले, तो ऐसा नहीं है मंकी इसकी लाशें बिक जानी है, नहीं मरेंगे मंकी, कोई काऊ नहीं मरेगी। यानी कि गुड मैमल्स और बहुत सारी चीजों पर ये असर करेगा भी नहीं, ये सिर्फ कुछ क्राइटेरिया और बैक्टीरिया पर असर करता है। और एनसीईआरटी ने आपको वो नाम बताए हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, तो आपको वो पता होना चाहिए।
सबसे पहला जिन पर ये असर करता है वो है आपका लेपिडोप्टेरंस। हालांकि ये कुछ क्लास है, ऐसे मैं बोल सकती हूँ इंसेक्ट्स की। दूसरा दे रखा है आपको कॉलियोप्टेरंस। और तीसरा जिन पर ये असर करता है उन्हें हम बोलते हैं डिप्टेरेंस। ऑल राइट, अब इसके अंदर कौन कौन से वर्म आते हैं एक बार देख लेते हैं। लेपिडोप्टेरॉन्स में आपके आर्मी वर्म आते हैं, लंबे लंबे से। इसके अंदर आपका बॉल वर्म आ जाते हैं। और इसी के अंदर आपके बड वर्म आते हैं। कॉलियोप्टेरन्स में आपके आते हैं मेनली बीटल्स। और डिप्टेरेंस में आपके आते हैं मस्कीटोस, बड़े आम इंसेक्ट जो आप अपने आसपास रोज ही देखते हो, मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज। तो ये इन छोटे मोटे इंसेक्ट्स के ऊपर, बेसिकली इन थ्री क्लास ऑफ इंसेक्ट्स के ऊपर काम करता है। इन्हीं को जान से मारता है और किसी को जान से नहीं मारता। अब आपके पास एक चीज और है, दैट कौन कौन सी प्लांट में अभी तक आपने ये बीटी का जीन इंट्रोड्यूस करा है। तो आपकी एनसीईआरटी आपको 5 नाम दे रही है, तो आपको उन पांचों बीटी क्रॉप के नाम पता होने चाहिए। एक है आपके पास बीटी कॉटन, यानी कि कॉटन में। एक है आपके पास बीटी टोमेटो, अगेन यानी कि टोमेटो में। एक है आपके पास बीटी पोटैटो, यानी कि पोटैटो प्लांट में। एक है आपके पास बीटी ब्रिंजल, यानी ब्रिंजल में। बाय द वे ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल वाज द फर्स्ट क्रॉप, फर्स्ट बीटी क्रॉप। मतलब वो पहली फसल जिसके अंदर बीटी का जीन डाला गया था, दैट वाज ब्रिंजल। और एक आपके पास गिवन है बीटी राइस। अगर बाई चांस मैं कोई नाम मिस कर रही हूँ तो प्लीज आप उसे एनसीईआरटी से चेक कर लीजिएगा। चीजें कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है। तो ये वो फसल है, ये वो क्रॉप्स हैं जिनमें हम बीटी का जीन इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, बना चुके हैं। हालांकि जो बनाया जाता है, जिसको यूज किया जाता है मोस्ट कॉमनली, दैट इज बीटी कॉटन। ओके, याद आ गया, मैं एक नाम मिस कर रही थी, बीटी कॉर्न, मक्का। ओके, तो बीटी कॉटन वो है जिसको यूज किया जाता है, बिकॉज ऐसा माना गया है कि कॉटन को छोड़ के बाकी सारी ही क्रॉप्स यहाँ पर वो है जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस। और शायद रेगुलर बेसिस पे स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटोटॉक्सिन कैन 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 शो बायोमैग्निफिकेशन, जो एक डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो हमारे अंदर वो टॉक्सिन इकट्ठा होता चला जाएगा और वो बुरी बुरी चीजें करेगा, ऐसा सोचकर ये इनको कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया जाता है। जो हम कमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं दैट इज बीटी कॉटन, बिकॉज कॉटन को हम कंज्यूम ना करके यूज करते हैं, तो इट इज कंप्लीटली सेफ टू यूज। नाउ अब यहाँ पर एक एक स्पेसिफिकेशन है अगेन जो एनसीईआरटी दे रही है, और आपको वो फॉर्चुनेटली लर्न करना पड़ेगा और उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ। एनसीईआरटी बोल रही है कि आप कुछ स्पेसिफिक क्राइजीन भी ले सकते हो। स्पेसिफिक क्राइजीन, जैसे हमारे पास कॉटन है। कॉटन में हमें पता है कि कॉटन को जो बीमारी होती है ना, कॉटन को बीमारी करने वाला है जो इंसेक्ट है उसका नाम है कॉटन बॉलवॉर्म। मतलब कॉटन बॉलवॉर्म है जो कॉटन को खराब कर रहा है। अगर मान लीजिए वहां पे बेचारा कोई निर्दोष मक्खी मच्छर, कोई मस्कीटो हाउस फ्लाई आ गया, तो वो कॉटन को खराब नहीं करता। अब आप चाहते हो कि वो ना मरे, सिर्फ यही मरे, तो आप इसमें स्पेसिफिक क्राइजीन्स डाल सकते हो जो सिर्फ इस पे असर करेगा और बाकियों पर असर ही नहीं करेगा। तो वो नाम क्योंकि एनसीईआरटी दे रही है तो यू हैव टू लर्न। इसमें आपके पास दो हैं, यू कैन यूज क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी। दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न। और एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी दे रही है विच इज कॉर्न। कॉर्न के अंदर भी एक बीमारी हो जाती है, कौन खराब करता है उसे? कौन बोरर। तो कौन बोरर पे कौन से स्पेसिफिक जीन असर करेंगे? इसका एक एग्जाम्पल है, छोटा नाम है छोटा एग्जाम्पल, बड़ा नाम है दो दो जीन। तो एक इसमें एक जीन है जो आप स्पेसिफिकली यूज करोगे जो सिर्फ इस पर असर करेगा, दैट इज क्राई वन ए बी।
ओके, आपको इतना समझ में आया होगा. दिस इज व्हाट यू नीड टू लर्न अबाउट बीटी, नथिंग मोर देन दैट और नथिंग लेस देन दैट. आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं 1 सेकंड का ब्रेक ले रही हूँ, वाटर ब्रेक. आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसके अच्छे सुंदर सुंदर नोट बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको समझ तो आ गई होंगी और बहुत सारे यहाँ पर नाम हैं जो आपको टिल एग्जाम लर्न करने पड़े. ले लीजिए. ओके, आरएनए इंटरफेरेंस. आरएनए इंटरफेरेंस वो है जो एनसीईआरटी आपको बोलती है. आरएनए इंटरफेरेंस के दो नाम एक्चुअली और है. आरएनए इंटरफेरेंस को आप बोल सकते हो जीन साइलेंसिंग. आरएनए इंटरफेरेंस को आप बोल सकते हो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी. ओके, दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है. प्लीज इसको स्किप नहीं करिएगा. एक बार, दो बार, तीन बार, बस आपको समझना है. दूसरी बात, अभी जो आपने टॉपिक पढ़ा दैट इज बीटी और ये है दूसरा टॉपिक. मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं कि चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स अनइम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बट बट ये वो दो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से. तो आपको जो बिल्कुल जो एंड मोमेंट तक भी रियलाइज कह रही हूँ मैं, रिवाइज करने हैं, वो ये दो टॉपिक है ना. आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस हम करते हैं प्लांट को डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए, प्रोटेक्ट कराने के लिए. कौन से प्लांट को? यहाँ पर जो हम प्लांट लेंगे वो है टोबैको. लेंगे नहीं, बेसिकली टोबैको के बारे में हमने एक चीज नोटिस करी कि जो टोबैको का प्लांट है ना, वो बहुत नाजुक है, बहुत जल्दी जल्दी बीमार होता है. अब इसको बीमार करने के लिए कोई पैथोजन भी होगा, ऑफ कोर्स. तो जैसे ये टोबैको है, ये टोबैको का प्लांट है और ये रही टोबैको की रूट्स. अब टोबैको प्लांट में क्या होता है? टोबैको प्लांट के ऊपर एक पैथोजन है जो कॉन्टिन्यूअसली अटैक कर देता है. पैथोजोन होता है आपका, आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए. एनिमल किंगडम वो ग्रुप है जिसके अंदर सारे एनिमल्स आते हैं. और क्योंकि एनिमल्स की बहुत सारी वैरायटी है, तो एनिमल्स को आप फर्दर कुछ फाइलम्स में डिवाइड करते हो. देयर आर 11 फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम और उसमें से एक फाइलम है एस्केलमिंथिस. तो एस्केलमिंथिस से बिलोंग करने वाला पैथोजन, एस्केलमिंथिस से बिलोंग करने वाला एक ऑर्गेनिज्म इस टोबैको प्लांट के ऊपर अटैक करता है और स्पेसिफिकली इट्स रूट्स. नाउ एस्केलमिंथिस के मेंबर्स को हम बोलते हैं नेमाटोड्स. और एनसीईआरटी ये वर्ड यूज कर रही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एस्केलमिंथिस से जो बिलोंग करता है उसका नाम क्या है? नेमाटोड्स. जैसे जो इंडिया से बिलोंग करता है हम उन्हें बोल देते हैं इंडियंस. सेम जो एस्केलमिंथिस से बिलोंग करता है वो है नेमाटोड्स. और नेमाटोड में भी कौन से वाला नेमाटोड, वो नाम भी अगेन गिवन है, तो आपको रखना पड़ेगा. द नेम ऑफ द नेमाटोड विच अटैक्स ऑन द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट इज मिलोइडी गाइन इनकॉग्निशिया. Meloidy gyne incognitia is the name of the nematode which attacks on the tobacco root. टोबैको के रूट्स में ये करता क्या है? अटैक करके टोबैको के रूट्स में ही चले जाता है और लिटरली उसके अंदर घुस जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है और यहाँ पर ऐसे बड़ी 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 नॉट्स बन जाती हैं. इसकी वजह से बेचारा टोबैको का प्लांट मर जाता है. और इससे होने वाली ये जो बीमारी, ये जो बड़े बड़े गांठ टाइप बन गई है, बड़ी बड़ी नॉट बन गई है बिकॉज ऑफ द मिलोइडी गाइन इनकॉग्निशिया, इस डिजीज को हम बोलते हैं रूट knot. Because there are so many knots here, root knot of tobacco. तो ये वो सिलसिला था तो चल रहा था, टोबैको की खेती सारी डिस्ट्रॉय हो रही थी मिलोइडोगाइन इनकॉग्निशिया की वजह से. फिर हमने सोचा
कि क्यों ना इसमें बायोटेक्नोलॉजी यूज की जाए। अगेन कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये मिलॉइडिंगाइन इनकॉग्निशिया इसको इन्फेक्ट ना कर पाए, किसको, टोबैको प्लांट्स को। सो इसको कैसे इन्फेक्ट ना कर पाए या हमने क्या चीज बनाई वो सीखने के लिए आपको एक छोटी सी बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है जो मे भी पता हो आपको, अगर पता है तो यू कैन स्किप, बट अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स रिवाइज। जो भी जेनेटिक मटेरियल हो, अब क्योंकि मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज डीएनए, which is deoxyribonucleic acid। तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल मेजोरिटी केसेस। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो अपनी बात कैसे कहता है, वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है। तो डीएनए हमेशा, पहले डीएनए से एक चीज बनती है जिसको हम बोलते हैं एमआरएनए, दैट मीन्स मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज को आगे लेकर जाता है। और एमआरएनए से अल्टीमेटली बनता है प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज द मेन प्रोडक्ट। प्रोटीन ही तो है जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन बनेगा, कितनी अमाउंट में बनेगा, कैसे स्ट्रक्चर वाला बनेगा, इसको इसके लिए कौन डिसाइड करता है, डीएनए। तो अल्टीमेटली जो हमारी बॉडी को चला रहा है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज डीएनए। अब जब ये चलाता है या जो भी करता है तो कैसे करता है एग्जैक्टली, डीएनए के पास दो स्ट्रैंड होते हैं कुछ इस तरीके से। जब भी एमआरएनए बनेगा, डीएनए खुद होता है डबल स्ट्रैंडेड, यानी कि इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं, पर एमआरएनए शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड। हमेशा एमआरएनए क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, सिंपल बात है, किसी की बॉडी में भी नहीं बनता। तो यहां पर होता क्या है, एक टेम्पलेट की कॉपी होती है और एक टेम्पलेट की कॉपी नहीं होती, क्योंकि हमें एक ही स्ट्रैंड की कॉपी करनी है। तो जिसकी कॉपी होती है उस स्ट्रैंड को हम बोल देते हैं टेम्पलेट, और जिसकी कॉपी नहीं होती उसको हम बोल देते हैं नॉन टेम्पलेट। ऑलराइट, अब क्या होगा, इस टेम्पलेट की कॉपी होगी और आपके पास एक एमआरएनए बनकर तैयार हो गया। क्लियर है। और इस ये जो टेम्पलेट वाले से एमआरएनए बना है इसे ही हम क्या बोल देते हैं, सेंस एमआरएनए, बिकॉज इट इज मेकिंग सेंस, बिकॉज इट इज मेकिंग सेंस। हाउ, क्योंकि यही एमआरएनए है जिसको रीड करके प्रोटीन बनाया जाएगा, और अल्टीमेटली इस एमआरएनए से क्या बन जाएगा आपके पास, प्रोटीन। ये प्रोसेस हर किसी की बॉडी में चल रहा है, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है, और हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस करता है, और इस पूरी चीज को हम बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। अब अगर आपको ये बात थोड़ी थोड़ी पता है, आपको बीनी बीनी भी समझ में आ गई, तो इसे टेक्नोलॉजी की नॉलेज को हम यूज करते हैं टोबैको प्लांट को मिलॉइडोगाइन के अटैक से बचाने के लिए। हमने सबसे पहले मिलॉइडोगाइन का इलाज ढूंढने के लिए मिलॉइडोगाइन के बारे में पढ़ा होगा, तो ये थोड़ा सा मिलॉइडोगाइन की बॉडी के अंदर देखते हैं। ये है आपका मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया। मिलॉइडोगाइन मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया। मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया के अंदर भी उसका अपना डीएनए। अब हमने मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया में एक चीज नोटिस करी कि इसके पास ना एक जीन है, वो जीन अगेन क्या बनाता होगा, एमआरएनए बनाता होगा, और अल्टीमेटली बनाता होगा आपके पास एक प्रोटीन। बात है इस प्रोटीन की, हमने नोटिस करा कि ये प्रोटीन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस ये प्रोटीन अगर ना बने तो ये मिलॉइडोगाइन मर जाता है, इसकी बॉडी ग्रो ही नहीं हो पाती, ये मर जाएगा। तो दिस प्रोटीन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर मिलॉइडोगाइन इनकॉग्निशिया। तो हमने थोड़ी सी चालाकी लगाई, हमने सोचा कि जब ये प्रोटीन बनता होगा, जिस दौरान ये प्रोटीन बन रहा होगा, तो एग्जैक्टली होता क्या है कि इसके पास जो मिलॉइडोगाइन का जीन है उसके पास दो हिस्से हैं, वन इज टेम्पलेट एंड द अदर वन इज नॉन टेम्पलेट। और जो इसकी बॉडी में एमआरएनए बनता है इससे, उसे ही मैं क्या बोल देती हूँ, अभी भी आपने सीखा है, सेंस आरएनए।
क्लियर बात है। और मुझे एक बात और क्लियर पता है कि दिस सेंस आरएनए शुड बी सिंगल स्ट्रैंडेड। अगर बाई चांस ये डबल स्ट्रैंडेड हो तो ये आगे का प्रोसीजर होगा ही नहीं, प्रोटीन बनेगा नहीं और मजा आ जाएगा। यही तो हम चाहते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनेगा नहीं तो मिलॉइड गाइन मर जाएंगे। तो आप इसमें क्या करो, अगर हम किसी चालाकी से इस सेंस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री इसके अंदर डाल दें, कॉम्प्लीमेंट्री जो इसके साथ बाइंड कर सकता है, इस कॉम्प्लीमेंट्री सेंस आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को क्या बोलते हैं? एंटी सेंस। अगर हम कहीं से एंटी सेंस को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस कर पाए तो क्या होगा, ये एंटी सेंस अंदर जाएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा और डबल स्ट्रैंड से आगे प्रोटीन नहीं बनेगा। यही हम चाहते हैं। एक बार दोबारा सुनिए, हमने देखा कि मिलॉइड ऑर्गेन की बॉडी में इस तरीके से एक जीन से एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए से बनने वाला प्रोटीन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ये प्रोटीन नहीं बनेगा, अगर किसी तरीके से हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री डालकर इसको सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड बना दे और डबल स्ट्रैंडेड से अल्टीमेटली प्रोटीन नहीं बनता और इनकॉग्निशिया की डेथ हो जाएगी। अब आप एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको लिख लो, क्योंकि मुझे इस बोर्ड पे आकर आपको कैसे इसको अप्लाई करा वो बताना है ना। अब आप आगे क्या करेंगे, आप जीन के साथ ऑफ कोर्स कुछ करने वाले हैं। वो थोड़ा थोड़ा नाम का मतलब भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज हम एंटी सेंस को यूज करते हैं इसको मारने के लिए, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। और क्योंकि एक तरीके से जो जीन आगे जाके एक एक हेल्दी प्रोटीन बनाने के केपेबल था, आपने उसको बीच में ही रोक दिया, चुप करा दिया। दैट इज व्हाई जीन साइलेंसिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप आरएनए के साथ यहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, दैट इज व्हाई कॉल्ड आरएनए इंटरफियरेंस। चलिए मैं आपको उसी में कंटिन्यूटी में बता देती हूँ ताकि आपके पास एक एक पूरा नोट्स हो इस चीज का। अब करना क्या है, आप क्या करो, ये वाला जीन जो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट प्रोटीन बनाता है, इस जीन को निकाल लो। क्लियर है। और इस जीन को आप यूजिंग अ वेक्टर, और यहां पर जो आप वेक्टर यूज करते हो वो है एग्रोबैक्टीरियम। यू यूज द वेक्टर एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज करके आप इसको डाल दो टोबैको सेल में। आप इसको टोबैको के सेल में डाल दो वापस। पर आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको ये जीन एज इट इज नहीं डालना, आपको ये जीन अलग अलग करके डालना है, ये अलग और ये अलग। इससे होगा क्या, क्योंकि आपने दोनों को एज अ टेम्पलेट अलग अलग कर दिया, तो टोबैको सेल इसका भी एमआरएनए बनाएगा। करेक्ट बात है। और टोबैको सेल इसका भी एमआरएनए बनाएगा, बिकॉज दोनों एमआरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो ये आपस में से जुड़ जाएंगे। यानी कि टोबैको सेल के अंदर प्रेजेंट होगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टोबैको सेल के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि टोबैको सेल के पास ये सेंस वाला भी प्रेजेंट है जो नॉर्मली इसकी बॉडी में बनता है, मिलॉइडोगाइन की बॉडी में, और जो एंटी सेंस हम डालना चाह रहे हैं वो भी इसके पास प्रेजेंट है। अब होगा क्या, अब आप सोच रहे होंगे कि पर ये तो आपस में जुड़े हुए हैं, पर अब जब यहाँ पर एक मिलॉइडोगाइन आएगा, यहाँ पे आ गया बेचारा मिलॉइडोगाइन इसको अटैक करने के लिए। अब जब ये मिलॉइडोगाइन इसके पास आएगा, तो मिलॉइडोगाइन जब इस सेल को खाएगा तो लगे हाथ इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी खा लेगा। मिलॉइडोगाइन की बॉडी में मिलॉइडोगाइन की बॉडी में होगा क्या कि जैसे ही उस सेल को खाएगा, टोबैको सेल को खाएगा जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, वो उस डीएनए को भी खा लेगा, सॉरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को भी खा लेगा। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा लाइक दिस। फिर इनके फर्दर टुकड़े कर देगा लाइक दिस।
अब होगा क्या, मिलोइडोकाइन के बॉडी में जो नॉर्मली ये सेंस वाला प्रेजेंट था, ये खुला घूम रहा था, इसकी बॉडी में टूट टूट के एंटी सेंस फैल गए। मिलोइडोकाइन की बॉडी में प्रेजेंट ये सेंस वाले के साथ ये एंटी सेंस जाकर जुड़ जाएंगे, जैसे मैंने आपको यहाँ पर जोड़ के दिखाया है। और ये इसको सिंगल स्ट्रैंडेड से क्या कर देंगे, डबल स्ट्रैंडेड। और डबल स्ट्रैंडेड से प्रोटीन बनेगा नहीं, तो मिलोइडोकाइन जैसे ही रूट के अंदर एंटर करेगा और रूट के अंदर से टोबैको सेल खाएगा, टोबैको सेल के अंदर से उसको मिलेगा एंटीसेंस, एंटीसेंस इसके सेंस वाले को ब्लॉक कर देगा और मिलोइडोकाइन की वहां पर डेथ हो जाएगी। और वो प्लांट के अंदर फर्दर रूट नॉट जैसे डिजीज को नहीं कर पाएगा। एंड दिस वॉज योर आरएनए इंटरफियरेंस, यानी कि आपने टोबैको प्लांट को बचा लिया किसके अटैक से, मतलब अटैक से तो बचाया, बीमारी से बचाया। इन शॉर्ट कौन सी बीमारी से, रूट नॉट, जो किसकी वजह से हो रही थी, मिलोइडोकाइन निशिया की वजह से। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा। हालांकि मैं वीडियो अभी के लिए ये वाला पार्ट यही खत्म कर रही हूँ। बाई चांस आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं इस पे एक और अलग वीडियो बना दूंगी कंप्लीट आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर। और आज इसकी जो बची हुई चीजें हैं, जैसे आपको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस और बाकी सारी चीजें मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। हालांकि मेरे को इसका एक एग्जाम्पल और बताना है, जो मैं भी भूल जाती, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ जिसको आप यूज करते हो इन प्लांट्स। टोमेटो, हमने यूजुअली क्या होता है, जो टोमेटो होते हैं ना, टोमेटो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। सॉफ्ट होने की वजह से जल्दी खराब हो जाते हैं। वैसा नहीं है आज सारे टोमेटो हो गए कल मार्केट में सारे बिक गए और सबने सब खा लिए, नहीं, टोमेटो को स्टोर करना पड़ता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाने के लिए हम टोमेटो टोमेटो में भी यही टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस। लेट्स सी हाउ। टोमेटो में होता क्या है, जी टोमेटो है लेट सपोज, हालांकि मुझे रेड से बनाना चाहिए था बट देख कोई बात नहीं। टोमेटो के हो सॉरी, टोमेटो के अंदर एक जीन होता है, उस जीन से एक प्रोटीन बनता है। ऑफ कोर्स पहले हमारे ने बनता होगा, उस जीन से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का नाम है पॉली गैलेक्ट्यूरोनेस। एक प्रोटीन बनता है पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेस, और इस प्रोटीन का काम होता है इसकी शेल के ऊपर जाना और इसको सॉफ्ट बना देना। और हम यही नहीं चाहते कि ये वाला प्रोटीन बने, क्योंकि ये नहीं बनेगा तो इसकी शेल्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगी और ये जल्दी सड़ेगा नहीं। तो आप इसके साथ भी क्या करते हो, इसके अंदर इसके बीच में जो ये जो प्रोटीन जब बनेगा पॉलीगैलेक्ट्यूरोनेस, आप इसका एंटीसेंस डाल देते हो। वो एंटीसेंस क्या करता है, इस आगे बनने वाले प्रोटीन की फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है। ये प्रोटीन नहीं बनता तो ये शेल को भी सॉफ्ट नहीं करता, और आपके जो टोमेटो है उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। ऐसे टोमेटो को हम बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया नीट में, फ्लेवर सेवर टोमेटो, मतलब एक ऐसा टोमेटो जो बहुत लेट सड़ता है। इसमें भी यू है आरएनए इंटरफेरेंस। थैंक यू। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। और अभी भी मैं आपको स्पेसिफिक बोल रही हूँ, बाई चांस अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ डाउट आ रहे हैं कि कोई भी चीज है, तो आप दोबारा देखिए, वरना आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।